हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्तंभ क्लासेज पर। दोस्तों, आपको पता है कि हम नगरपालिका एक्ट को कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम नगरपालिका एक्ट के अध्याय 4 को है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी 6th क्लास है वो रहने वाली है। तो आइए वीडियो को है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा अध्याय है 4 जिसका नाम है नगरपालिका की संपत्ति। और देखिए, इस अध्याय में 67 से लेकर के 75 तक धाराएं हैं वो आपकी रहने वाली हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नगरपालिका की संपत्ति के बारे में, तो यहाँ से देखिए इस अध्याय का जो टाइटल है वहीं से हमें ये पता चलता है कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, इस अध्याय में नगरपालिका की संपत्ति के बारे में बताया गया है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि नगरपालिका के पास कितने प्रकार की संपत्ति होती है, तो देखिए नगरपालिका के पास 2 प्रकार की संपत्ति है वो होती है या हो सकती है। देखिए, अगर हम संपत्ति की बात करें तो पहली संपत्ति आपकी होगी स्थावर संपत्ति। अब देखिए, स्थावर संपत्ति कौन-सी होती है या किसे कहा जाता है स्थावर? तो देखिए, एक जगह जो रहती है, जो स्थित रहती है, स्थिर रहती है, उसे कहा गया है स्थावर संपत्ति। अगर हम इसे उदाहरण के तौर पर समझें तो आपका मकान है, भूमि है, वो एक स्थान पर रहते हैं, इसीलिए उसे स्थावर संपत्ति पर रखा गया है। और दूसरी नगरपालिका के पास होती है जनगम संपत्ति। देखिए, जनगम का मतलब है कि जो स्थान है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो होता है वो संपत्ति। तो देखिए, अगर हम बात करें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो आपके उदाहरण के तौर पर हम वाहन ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं। तो नगरपालिका में क्या है कि 2 प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं। एक होती है आपकी स्थावर और एक होती है आपकी जनगम। तो हमारा जो अध्याय 4 है, वो हमें नगरपालिका की संपत्ति के बारे में बताता है। और नगरपालिका के पास 2 प्रकार की संपत्तियाँ हो सकती हैं, एक आपकी स्थावर और दूसरी आपकी है जनगम। तो देखिए, इस अध्याय से क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, क्योंकि जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाएँगे, तो आपको नगरपालिका की संपत्ति के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, अगर नगरपालिका संपत्ति कहीं से ले रही है, तो किस प्रकार ली जाएगी, और अगर संपत्ति को बाँट रही है, तो किस प्रकार बाँटेगी। तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि नगरपालिका के पास कितने प्रकार की संपत्ति होती है। और देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें। तो देखिए, एक्ट को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं धारा 67 की। देखिए, इसमें बताया गया है कि संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति बताई गई। यानी कि इसका अर्थ है कि नगरपालिका द्वारा संपत्ति को अर्जित करना तथा धारण करना। देखिए दोस्तों, इस अध्याय में केवल नगरपालिका संपत्ति अर्जित कैसे करेगी वो बताया गया है। नगरपालिका कहाँ पर संपत्ति प्राप्त करेगी? तो देखिए, सीमाओं में या सीमाओं के बाहर है वो नगरपालिका संपत्ति प्राप्त करेगी। अगर हम बात करें कि नगरपालिका संपत्ति कैसे प्राप्त करेगी, तो देखिए, कोई नगरपालिका को दान दे सकता है, क्रय है वो लगा सकती है नगरपालिका, और अन्यथा यानी कि बहुत सारे तरीके हैं, इनसे अलावा भी बहुत तरीके हैं जिससे नगरपालिका संपत्ति को प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नगरपालिका क्या प्राप्त करेगी? तो देखिए, नगरपालिका 2 प्रकार की संपत्ति प्राप्त कर सकती है, एक आपकी स्थावर है, दूसरी आपकी जनगम संपत्ति है, जो कि हमने शुरुआत में ही इसके बारे में डिस्कशन है वो कर लिया था। इस प्रकार से नगरपालिका संपत्ति को धारण कर लेगी या करेगी। तो देखिए कैसे करेगी? एक तो आपको संपत्ति प्राप्त करेगी, ठीक है? या तो नगरपालिका की सीमा के अंदर कर लेगी या नगरपालिका की सीमा से बाहर संपत्ति को प्राप्त कर लेगी। दूसरा, संपत्ति कैसे प्राप्त करेगी? तो कोई दान दे सकता है संपत्ति का, क्रय लगा सकती है नगरपालिका, और भी कई तरीके हैं इसमें, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, नगरपालिका क्या प्राप्त करेगी? तो देखिए, या तो स्थावर संपत्ति प्राप्त कर लेगी, कोई ज़मीन है, कोई मकान है वो प्राप्त कर लेगी, या फिर आपकी जनगम संपत्ति है वो प्राप्त करेगी, यानी कि वाहन है वो प्राप्त यहाँ पर कर सकती है। तो धारा 67 हमें बताती है
कि नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन है वो करना है तथा धारण है वो करना है। अब देखिए धारा 68 की बात करते हैं, जिसका टाइटल है नगरपालिका में संपत्ति का निर्हित होना। देखिए दोस्तों, ऐसी संपत्ति जो राज्य सरकार आरक्षित नहीं करे वो नगरपालिका में निहित होगी तथा नगरपालिका न्यासी की भांति है ना वो कार्य करेगी। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है न्यासी। वैसे तो आपने एक्ट पहले भी पढ़ा है क्योंकि एग्जाम आपने दी है, लेकिन अगर हम बात करें कि न्यासी का अर्थ क्या है तो यहाँ पर होता है ट्रस्टी। ठीक है, तो नगरपालिका जो आरक्षित भूमि है जो राज्य सरकार नहीं करती है तो उसको नगरपालिका क्या करेगी, निहित तो कर लेगी लेकिन उस पर ट्रस्टी की भांति ही कार्य करेगी। पूर्ण रूप से नगरपालिका का अधिकार है वो वहाँ पर नहीं रहेगा। अगर देखिए हम बात करें, राज्य सरकार नगरपालिका को दी गई संपत्ति को है ना वापिस भी ले सकती है। एक तो राज्य सरकार क्या नगरपालिका को संपत्ति दे दे, तो देने के बाद में नगरपालिका क्या होगी, ट्रस्टी की भांति काम करेगी। दूसरा, राज्य सरकार है वो नगरपालिका से संपत्ति है वो वापिस भी ले सकती है। अब देखिए संपत्ति को जब वापिस लेती है तो इसके दो आधार बनते हैं। एक तो आपका कुप्रबंध है, यानी कि नगरपालिका उस संपत्ति का अच्छे से ध्यान न रख पाए तो कुप्रबंध हो गया। दूसरा, आपका लोकहित के ध्यान में रखते हुए भी राज्य सरकार उस संपत्ति को वापिस है वो ले सकती है। अब देखिए हम बात करें कि कौन कौन सी संपत्ति नगरपालिका में होगी, तो देखिए एक तो आपके सार्वजनिक है ना प्रकोटे हैं वो नगरपालिका में होंगे। अगर देखिए कोई शहर में द्वार बना हुआ है, कई बार आप देखते हो शहर में द्वार बना होता है तो वो नगरपालिका का होता है। बाजार है, वधशालाएं हैं, तालाब है, जलाशय हैं, नालियां हैं, सुरंगें हैं और जो पुलिया बनता है वो हो गया, जल मार्ग हो गए, उद्यान हो गए और आपके जो बाग होते हैं, बगीचे होते हैं वो नगरपालिका में निहित होते हैं। जिसमें चौक हो, सार्वजनिक खुली जगह हो, वो सभी सम्मिलित होती हैं नगरपालिका में। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं वो नगरपालिका में जो संपत्ति है उसमें शामिल होती हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन है वो बहुत सारे बनते हैं और बहुत से बच्चों के भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कमेंट भी कर रहे हैं, जो पर्सनली है वो भी बोल रहे हैं कि सर आप क्वेश्चन करवाइए। तो यहाँ पर देखिए जो आपके क्वेश्चन है वो हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे और अभी आपका जो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो हम एग्ज़ाम के करीब ही उन एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। साथ में जो योजनाएं हैं 8 योजनाएं उनको भी पढ़ लेंगे। इस एक्ट के अलावा भी आपको 3 एक्ट और दिए गए हैं वो भी हम वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इन सब के हम एमसीक्यू करेंगे ताकि आपके जो 40 नंबर हैं वो कहीं ना जाए। आप 40 में से 40 नंबर का प्रयास करेंगे कि हम उनको हासिल कर सकें, तो हम एग्ज़ाम के करीब है महा मैराथन क्लास लगा करके इन सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। तो क्वेश्चन तो आपके यहाँ से भी बहुत बनते हैं। जो आपकी अध्याय 4 है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। अध्याय 3 था वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देखेंगे और एमसीक्यू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ है यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए अगर हम बात करें तो धारा 68 की एक और धारा बनती है, यानी कि 68 का है। देखिए भूमि का नगरपालिका में निहित होना व उसका वयन करना। अब देखिए वयन क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो इस धारा में बताया गया है कि नजूल भूमि का छोड़कर समस्त भूमि नगरपालिका में निहित हो जाएगी। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि नगरपालिका क्षेत्र में नजूल भूमि पर नगरपालिका का कोई अधिकार है वो नहीं होगा। अब हमने इस धारा में बात की कि नजूल भूमि, तो देखिए नजूल भूमि का अर्थ होता है कि सरकारी जमीन। देखिए भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 में लिखा गया है नजूल भूमि के बारे में। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नजूल भूमि होती क्या है, सरकारी जमीन होती है। और नजूल भूमि के बारे में कहाँ बताया गया है, तो भू राजस्व अधिनियम 1956 में बताया गया है। इतना भी आप याद रखोगे तो बहुत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, नगरपालिका भूमि का वयन है यानी कि यूज है वो दो प्रकार से कर सकती है। नगरपालिका क्या है, भूमि का उपयोग कितने प्रकार से कर सकती है, दो प्रकार से कर सकती है। एक तो आपका होता है जो पहला है वो है भूमि पर निर्माण कार्य करके,
देखिए नगर पालिका के पास कोई संपत्ति है, उस संपत्ति यानी कि भूमि है उस पर क्या करेगी? कोई भी निर्माण कर देगी। जैसे कि आपका गेस्ट हाउस हो गया, ठीक है? ऐसी कोई वहाँ पर बना दिया जाएगा जिससे किराया आ जाए, ठीक है? तो वहाँ से क्या हो गया कि जो यूज़ है वो कर सकती है भूमि का। दूसरा नगर पालिका करेगी कि भूमि पर बिना निर्माण किया जाए। एक तो निर्माण कर देगी, एक निर्माण ना करे। तो देखिए बिना निर्माण के कैसे यूज़ में करेगी? तो आपके खेल के मैदान बना कर के वहाँ पर जो है ना भूमि का बिना निर्माण किए भी कार्य है वो कर सकती है नगर पालिका। तो धारा 68 क में बताया गया है कि नगर पालिका जो भूमि है नगर पालिका में निहित होना है और उसका यूज है वो कैसे करेगी नगर पालिका। तो देखिए नगर पालिका है वो दो प्रकार से कर सकती है यूज। एक तो किसी भूमि पर निर्माण करके, दूसरा उस भूमि पर जो खेल के मैदान है या बिना निर्माण किए भी वहाँ पर कर सकती है। अब देखिए बात करते हैं धारा 69 की। देखिए इसमें बताया गया है कि करार, विनियम, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन। यहाँ पर देखिए विनियम का अर्थ होता है एक्सचेंज। देखिए दोस्तों इस धारा में बताया गया है कि नगरपालिका करार है यानी कि अग्रीमेंट, विनियम यानी कि बदलना, पट्टा, अनुदान द्वारा संपत्ति प्राप्त कर सकती है। यानी कि नगरपालिका अग्रीमेंट पर भी कोई संपत्ति को ले सकती है या फिर अपनी संपत्ति को दे करके किसी और की संपत्ति को भी नगरपालिका ले सकती है। इस धारा में वो बताया गया है। देखिए नगरपालिका राज्य सरकार की पूर्वानुमति से करार, विनियम, पट्टा, अनुदान द्वारा स्थावर संपत्ति अर्जित कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि नगरपालिका राज्य सरकार से अनुमति लेकर के ये सब कार्य कर सकती है। यहाँ पर देखिए कि नगरपालिका में किसी दानदाता द्वारा अनुदान दिया जा सकता है। हमने कहा पीछे पढ़ा था कि नगरपालिका दान के द्वारा भी संपत्ति है वो ले सकती है। नगरपालिका हितग्राही रख सकती है। अब देखिए हितग्राही का अर्थ है पार्टनरशिप। नगरपालिका पार्टनरशिप भी रख सकती है। अब देखिए दोस्तों नगरपालिका अगर पार्टनरशिप रखती है, अपना हितग्राही कहीं पर रखती है, तो ऐसे तो नहीं है कि जाकर के नगरपालिका कहेगी कि भैया हमें आपके कोई भी काम हो रहा है तो वहाँ पर हमें पार्टनरशिप बना लो। ऐसा तो वो नगरपालिका कहेगी नहीं। तो नगरपालिका 2 अधिनियम के तहत रख सकती है। अब 2 अधिनियम कौन से हैं? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए एक तो आपका है धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 का और दूसरा आपका है भारतीय न्यास अधिनियम 1882। इन दोनों जो एक्ट हैं इसके तहत नगरपालिका अपना हित है वो ट्रस्ट में रख सकती है। यानी कि अगर आप कोई नगरपालिका में कार्य कर रहे हो और नगरपालिका चाहे कि हम इसमें हित रखें तो हित 2 अधिनियम के तहत, 2 एक्ट के तहत रखे जा सकते हैं। एक है आपका धार्मिक न्यास अधिनियम जो कि 1920 में बना था और दूसरा आपका भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में। इन दोनों एक्ट के तहत नगरपालिका अपना हित है वो रख सकती है। एक यहाँ पर देखिए दोस्तों आप में जितने भी बच्चे हैं वो सभी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? और आप जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और चैनल आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करते हो तब तक हमें भी ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन है वो नहीं मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें वीडियो ये पसंद आ रही है। देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम सारे क्वेश्चन का जवाब है वो आपको देने का प्रयास है वो करते रहेंगे। तो देखिए इसी क्रम में अगर धारा 69 की बात करें तो देखिए नगरपालिका किस प्रकार से पट्टा जारी करेगी वो भी इस धारा में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों नगरपालिका क्षेत्र में कतिपय भूमियों से संबंधित अधिकारों का अभ्यर्पण किया जाएगा तथा बदले में पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए नगरपालिका एक्ट में ऐसी भाषा है वो लिखी गई। तो इसका अर्थ ये हो गया कि नगरपालिका में भूमियाँ होती हैं
उन भूमियों से संबंधित अधिकारों का समर्पण और बदले में नगरपालिका का पूर्ण अधिकार जारी करना है। अब देखिए इसमें ये है, अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें कि जैसे आपकी जो रजिस्ट्री है, जो आपके बिल हैं घर के, वो आपको नगरपालिका को देने होंगे और बदले में नगरपालिका आपको क्या देगी? तो बदले में आपको नगरपालिका पट्टा है वो जारी करेगी। ठीक है, तो पट्टा किस प्रकार से लिया जाएगा, वो धारा 69 में बताया गया है। तो अब आइए बात करते हैं धारा 70 की। देखिए इसमें बताया गया है कि भूमि का अनिवार्य अर्जन नगरपालिका की सीमाओं के अंदर या बाहर राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के अनुरोध पर भूमि अनिवार्य अर्जन एक्ट 1894 के द्वारा भूमि का अर्जन किया जा सकता है। इसके लिए नगरपालिका द्वारा मुआवजा तथा प्रभार राज्य सरकार को देने के बाद इस भूमि से संबंधित समस्त अधिकार नगरपालिका में निहित हो जाएंगे। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर राज्य सरकार जब भी नगरपालिका को भूमि खरीद कर देगी तो नगरपालिका उस भूमि का मुआवजा राज्य सरकार को करेगी। अब देखिए बात करते हैं धारा 71 की, 71 की। कतिपय भूमियों का आवंटन नियमित आदि। अब देखिए कतिपय का अर्थ है कुछ और आवंटन का यहाँ पर अर्थ होता है अलॉटमेंट। ठीक है, और नियमन का मतलब है नियम। तो यहाँ पर देखिए इस धारा में बताया गया है कि राज्य सरकार भू राजस्व अधिनियम 1956। अब देखिए इस एक्ट के बारे में हमने पीछे भी चर्चा की है, जिसमें आपकी नजूल भूमि के बारे में बताया गया है। तो इस एक्ट की धारा 90A के द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को भूमि का आवंटन किया जा सकता तथा जो कर और प्रीमियम प्राप्त होता है उसे नगरपालिका की संचित निधि अथवा राज्य सरकार की संचित निधि में जमा करवाया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस धारा में जो हमें विशेष तौर से याद रखना है वो ये है कि सार्वजनिक भूमि यानी कि जो आपके स्कूल हो गए, पार्क हो गए आदि जो जमीनें हैं, जो सार्वजनिक भूमि का जो आवंटन है वो राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो आवंटन नगरपालिका कर देगी। सार्वजनिक भूमि पर राजस्थान सरकार या कहें कि राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ही ये आवंटन है वो होगा। ये आपको विशेष तौर से इस धारा में याद रखना है। अब देखिए बात करते हैं धारा 72 की, जिसमें आपके लिए बताया गया है कि नगरपालिका के संक्रमणों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा और ऐसे संक्रमणों के संदाय। यहाँ पर आपको ये धारा नगरपालिका के कार्य करने के लिए कार्मिकों तथा उसको भुगतान कैसे किया जाएगा वो यहाँ पर बताती है। देखिए राज्य सरकार कुछ नगरपालिकाओं के कार्य को करने के लिए कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर देगी। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो कार्य करेंगे उसका भुगतान भी राज्य सरकार है वो वहाँ पर करेगी। तो देखिए अगर नगरपालिका में जो संविदा पर लगाया जाएगा वह नगरपालिका स्वयं नहीं लगाएगी, वह राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाएगा तथा समय समय पर वेतन भुगतान नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। तो नगरपालिका अपने आप में से वेतन वो नहीं तय करेगी, राज्य सरकार समय समय पर उस वेतन को है वो वहाँ पर तय करेगी। तो ये सब कुछ धारा 72 में बताया गया है। अब देखिए बात करते हैं धारा 73 की, धारा 73 की, जिसमें संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध है वो बताए गए। देखिए इसमें बताया गया है कि संपत्ति का जो ट्रांसफर करना है, जो सुविधाओं के बारे में है, वो सारी डिटेल है वो धारा 73 में है वो बताएगी आपकी। देखिए इस धारा को अगर हम 4 भागों में बांटें तो देखिए पहले भाग में हम इसमें रख सकते हैं कि नगरपालिका संपत्ति को अंतरण, विक्रय और आवंटन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का आवंटन है वो नगरपालिका अधिनियम 2009 से असंगत नहीं होना चाहिए। ये आवंटन तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक
प्राधिकृत अधिकारी इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता। यानी कि नगरपालिका कोई भी आवंटन है करेगी तो नगरपालिका एक्ट 2009 के तहत होना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये आवंटन तभी मान्य होगा जब प्राधिकृत अधिकारी इस पर अपने हस्ताक्षर है वो करेगा। अब देखिए, इस धारा को हमने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में तो हो गया नगरपालिका संपत्ति का अंतरण, विक्रय और आवंटन। और हम दूसरे भाग की बात करें तो देखिए, नगरीय भूमियों के आवंटन में 20% आवंटन आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को किया जाएगा। तो दूसरे भाग में क्या हुआ आपका कि जो नगरीय भूमि यानी कि जो नगरपालिका में जो भूमि आएगी, जो बांटेगी नगरपालिका, उसमें से 20% आवंटन किसको किया जाएगा? आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको किया जाएगा। भाग 3 में सरकारी भूमि के बारे में बताया गया है। देखिए, धारा 68 में उल्लेखित भूमि है एक तो। दूसरा आपका भू राजस्व अधिनियम 1956 में उल्लेखित नजूल भूमि। और तीसरा आपका है नगरपालिका के अधीन रखी गई भूमि। वो सरकारी भूमि जितनी भी हमने पढ़ी है अभी तक, वो भाग 3 में आ जाएगा, धारा 73 में आ जाएगा। अब देखिए, हमने धारा 73 को 4 भागों में बांटा था। पहले भाग को पढ़ लिया, दूसरे भाग को पढ़ लिया, तीसरे भाग को पढ़ लिया। अब देखिए, चौथे भाग में जांच के बारे में बताया गया है। नगरपालिका द्वारा जो आवंटन किया जाएगा, तो इन कार्यों की जांच है वो राज्य सरकार द्वारा या प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की जाएगी। यानी कि हमने जो सरकारी भूमि है उसको बांट दिया है, तो उसकी जांच भी तो करनी आवश्यक है कि हमने सही बांटी है या नहीं बांटी है। तो देखिए, जांच है वो आपकी 2 प्रकार से की जाएगी। एक तो हो सकती है कि आपकी जांच है वो सही हो जाए, और दूसरा है कि आपकी जांच गलत हो जाए। यानी कि जांच के कितने रूप हुए? 2 हुए। सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अगर देखिए, सही जांच होती है तो जांच के समय व्यक्ति को घर से बाहर है वो निकाल दिया जाएगा। जांच के समय व्यक्ति को घर से बाहर है निकाल दिया जाएगा। तो जांच में सही पाए जाने पर व्यक्ति को घर या फिर कहें जो भूमि मिली है वो वापस दे दी जाएगी, और साथ में मुआवजा भी दिया जाएगा। देखिए, अगर आपने कोई भूमि का आवंटन किया है नगरपालिका में जाकर के और उस पर जांच होती है, तो व्यक्ति को उस जमीन से या फिर भूमि से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर वो जांच में सही है तो उसे वो जमीन वापस दे दी जाएगी, वो भूमि वापस दे दी जाएगी, और उसे साथ में मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति जांच में गलत पाया जाता है तो व्यक्ति को क्या है कि जमीन तो वापस ले ही लेंगे। तो देखिए, अगर गलत पाया जाता है तो राज्य सरकार राजपत्र में सूचना द्वारा आवंटन को क्या करेगी? रद्द कर देगी। व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। अब देखिए, जब नगरपालिका की संपत्ति से उसे बेदखल किया जाएगा उस व्यक्ति को, तो लोक परिसर एक्ट 1964 के द्वारा बेदखल कर दिया जाएगा उसे। तो आपको इस एक्ट का नाम याद रखना है। कौन सा एक्ट होगा? लोक परिसर एक्ट 1964। अब देखिए, 1964 अगर आप नाम सुनते हो, इस सन का नाम सुनते हो, तो आपको कुछ याद आएगा। तो 1964 में राजस्थान रोडवेज की जो स्थापना है वो की गई थी। आरएसआरटीसी की स्थापना है वो 1964 में ही हुई थी। तो आप यहाँ से भी इस एक्ट को याद कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, धारा 73 की हम 2 धाराएं और होती हैं जो छोटी छोटी हैं। एक तो आपकी 73A है और एक 73B है। तो देखिए, ए के बारे में पढ़ते हैं। अंतरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टाधिकृत होना। यानी कि जो हमने जमीन बांटी है उसका स्वामित्व या फिर कहेंगे पट्टा है वो होना। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति पट्टे की संपत्ति का निर्धारण भुगतान करके पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। और देखिए, धारा 73B कहती है कि आवंटन का प्रतिहरण या पट्टे को रद्द करना। प्रतिहरण का मतलब है वापिस लेना। तो देखिए, इस धारा में मिथ्या घोषणा बताएगी। पट्टे के बारे में जो मिथ्या घोषणा होती है वो बताएगी। अगर कोई व्यक्ति
मिथ्या घोषणा द्वारा आवंटन या पट्टा प्राप्त करता है, तो नगरपालिका द्वारा 7 दिवस का नोटिस देकर पट्टे को है वो रद्द कर दिया जा सकता है। यानी कि पट्टे को रद्द कितने दिन में कर दिया जा सकता है? 7 दिवस में। व्यक्ति के सही होने पर व्यक्ति 15 दिवस की अवधि में राज्य सरकार को अपील कर सकता है। देखिए दोस्तों, अगर उस व्यक्ति के पास अगर कोई पर्याप्त कारण है, तो 15 दिवस की अवधि के बाद में भी वो अपील है वो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि नगरपालिका पट्टे को रद्द भी कर सकती है। देखिए, इस प्रकार के मामले की सुनवाई है सिविल न्यायालय में नहीं होगी। इस प्रकार की सुनवाई क्या होगी? सिविल न्यायालय में नहीं होगी। नगरपालिका नोटिस है वो 7 दिन में देगी और 7 दिन में व्यक्ति को पट्टे के जो सही कागजात हैं वो देने होंगे। मान लीजिए नहीं दे पाता है तो पट्टा क्या होगा? आपका रद्द हो जाएगा और व्यक्ति इसकी अपील है वो राज्य सरकार को 15 दिन में कर सकता है। ये सारी बातें धारा 73 बी में है वो बताई गई है। अब देखिए, बात करते हैं धारा 74 की, स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। देखिए, इसके नाम से ही, इस टॉपिक से ही हमें पता चलता है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद में 1 वर्ष के अंदर अंदर नगरपालिका को स्थावर संपत्ति का तालिका व मानचित्र तैयार कर कर निर्देशक स्थानीय निकाय को भेजा जाएगा। यानी कि नगरपालिका एक्ट 2009 लागू होने के बाद में 1 वर्ष के अंदर अंदर स्थावर जो संपत्ति है नगरपालिका के पास, उसकी तालिका यानी कि सूची बनानी होगी। दूसरा, उसका जो मानचित्र है वो बनाना होगा और निर्देशक स्थानीय निकाय को भेजना होगा। इस तालिका में परिवर्तन होता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस परिवर्तन की सूची को नगरपालिका के समक्ष रखेगा और उसकी एक प्रति यानी कि एक फोटोकॉपी है वो निर्देशक स्थानीय निकाय को भेजेगा। इस धारा में बस इतना ही बताया गया है। अब देखिए, बात करते हैं धारा 75 की यानी कि 75 की। नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण यानी कि मेंटेन करना, इसका अर्थ ये होता है। अब देखिए, नगरपालिका है वो संबंधित अधिकारियों व विभागों से परामर्श के पश्चात नगरीय भूमि नगरीय भूमि 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो आपकी निजी और दूसरी आपकी सार्वजनिक। तो आपकी जो नगरीय भूमि है उसके लेखों का संधारण है वो किया जाएगा। ये धारा 75 में बताया गया है। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा अध्याय 4 है यहाँ पर पूरा होता है। देखिए, इस अध्याय में हमने नगरपालिका की संपत्ति के बारे में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है या हमसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि चैनल पर जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।